एवरीवन, आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं रिएक्शन प्रैक्टिस। अगर मैं बात करूं क्लास 10th केमिस्ट्री के सिलेबस की, तो सिलेबस में है हमारे पास टोटल 5 चैप्टर्स। जो 5th चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, इस चैप्टर में आपको एक भी केमिकल रिएक्शन नहीं मिलेगी, यानी कि 5 चैप्टर्स में से आपके पास है टोटल 4 चैप्टर्स जहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शंस मिलेंगी। लेकिन हुआ क्या, 30% सिलेबस कम हो गया, जिसके कारण जो 4th चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इस चैप्टर का जो मेजर रिएक्शन पोर्शन था ना, जहाँ पे आप एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन वगैरह सीखते हो, ये मेजर रिएक्शन पोर्शन इस बार के सेशन के सिलेबस से हटा दिया गया। तो अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ कि आपको क्लास 10th केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स है जहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शंस मिलेंगी, तो वो होंगे फर्स्ट 3 चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का, सेकंड चैप्टर है हमारा एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का, और थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आज के इस सेशन में हमारे ये जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स है ना, इन चैप्टर्स से रिलेटेड कुछ केमिकल रिएक्शंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो जल्दी से आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम करने वाले हैं आज बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को प्रैक्टिस। देखो, अगर मैं बात करूं अपने फर्स्ट चैप्टर की, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला चैप्टर, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा था। इस चैप्टर में हमने कुल मिलाकर के 2 चीज़ें सीखी थी। पहली चीज़ तो हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखी थी कि भाई एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिडॉक्स वगैरह टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमने सीखी थी। फिर इसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने इस चैप्टर में सीखी थी वो था केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। अब बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। तो एक काम करते हैं ना, जिस टॉपिक की एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उसी टॉपिक को हम आज के इस सेशन में सबसे पहले कवर कर लेते हैं, उसी टॉपिक को। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो इस चैप्टर में, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर में, आपकी एनसीईआरटी बुक में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस दी गई हैं, चाहे वो इंडेक्स क्वेश्चन की हो, एक्सरसाइज क्वेश्चंस की हो, एग्जांपल्स की हो, सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में इधर उधर बाहर से भी जो है ना कुछ केमिकल रिएक्शंस आ जाती हैं। तो जितनी भी पॉसिबल केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आ चुकी हैं या आ सकती हैं, सभी पॉसिबल केमिकल रिएक्शंस को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक भी पॉसिबल केमिकल रिएक्शन को हम मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो आपको करना क्या है, आपको जल्दी से अपनी कॉपी और एक पेन लेकर के जो है ना बैठ जाना है। अभी मैं यहाँ पे आपके सामने लाइन से कुछ केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस जो है ना लिखूंगी। आप लोगों को भी वही की वही केमिकल इक्वेशंस अपनी नोटबुक में जो है कॉपी करनी है। मैं भी यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करूँगी और आपको भी अपनी नोटबुक में केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। और फिर इसके बाद में हम चेक करेंगे कि आपके और मेरे आंसर्स मैच होते हैं या नहीं होते हैं। चलो, तो सबसे पहली जो इक्वेशन है हमारे पास, उसमें कौन है, उसमें है सबसे पहले हमारे पास CH4। ठीक है, अब जो कि हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं, तो अब हम सबको पता है कि ये CH4 क्या होता है, इसका नाम क्या होता है। इसका नाम है मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। तो जो मीथेन है वो यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, मीथेन जब O2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और बनाता है पानी। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ सुन लो और समझ लो, याद भी कर लो कि जो भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, भाई हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर रिवाइज कर लिया है ना, तो अब आपके लिए हाइड्रोकार्बन्स वर्ड एकदम अनजाना तो नहीं है। आप सभी को पता है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। वो वाले कंपाउंड्स जिनके पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के ही एटम्स होते हैं, उनको हम कहते हैं क्या? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो जो मीथेन हमारा, ये भी क्या है? एक हाइड्रोकार्बन ही तो है। तो हमारे जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जब उनका कंबशन होता है, यानी कि जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनाते हैं? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ सभी को समझ में आई होगी कि हमारे जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जब उनका कंबशन होता है तो वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास जो मीथेन है, जो कि क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है, जब वो O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
ऐसी ही एक मिलती जुलती रिएक्शन कहाँ होती है, हमारी बॉडी में भी होती है। अगर आपको याद हो, सेल्यूलर रेस्पिरेशन नाम का एक टर्म, जिसमें क्या होता है कि भाई हमारे बॉडी सेल्स के लेवल तक ऑक्सीजन भी पहुंचती है और ग्लूकोज भी पहुंचता है। O2 कहाँ से पहुंचेगी, भाई हम रेस्पिरेशन करते हैं कि नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है, हमारे बॉडी के सेल्स के लेवल तक जाती है। फिर इसके बाद में हम खाना खाते हैं, खाने का क्या होता है, डाइजेशन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। तो खाने के डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज भी कहाँ जाता है, हमारे बॉडी सेल्स के लेवल तक जाता है। तो कुल मिलाकर के बॉडी सेल के पास क्या क्या आ गया है, बॉडी सेल के पास आ गया है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इस ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, जिससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में हम स्टोर कर लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसको हम अपनी बॉडी से रेस्पिरेशन के थ्रू एक्सहेल करके बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो रिलेटेबल इक्वेशंस हैं दोनों, इसलिए मैंने आपको इसी के साथ वो वाली भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन वाली इक्वेशन भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो अब हुआ क्या, हाइड्रोकार्बन मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। करना क्या है, इस केमिकल इक्वेशन को आप भी अपनी नोटबुक में जो है ना कॉपी करो। अब मैं करने वाली हूँ इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस, साथ ही साथ आप भी बैलेंस करते जाओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन के आइटम्स को बैलेंस करेंगे। कार्बन के कितने आइटम्स हैं हमारे पास LHS में, यानी कि रिएक्टेंट्स में, एक है। अगर हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स में, तो प्रोडक्ट्स में भी कार्बन के कितने आइटम्स हैं, एक ही है, यानी कि कार्बन के आइटम्स बैलेंस हैं। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें किसकी, ऑक्सीजन के आइटम्स की, तो O के कितने आइटम्स हैं हमारे पास रिएक्टेंट्स में या LHS में, 2 हैं। अगर हम बात करेंगे RHS की, तो RHS में यहाँ पे हमारे पास O के कितने आइटम्स हैं, 3 आइटम्स हैं। 2 यहाँ हैं, देखो O2 यहाँ है और एक यहाँ है। भाई O के सबस्क्रिप्ट में नीचे या यहाँ पे H के बगल में कोई नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या, जब कुछ नहीं लिखा गया है इसका मतलब वहाँ पे 1 होता है। तो H2O में O के कितने आइटम्स हैं, एक ही आइटम है, और कार्बन डाइऑक्साइड में 2 आइटम्स हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स में O के कितने आइटम्स हैं, टोटल 3 है। तो LHS में 2 हैं और RHS में 3 है, इसका मतलब क्या है, हमको LHS में O के एटम्स बढ़ाने पड़ेंगे। कैसे बढ़ाएंगे, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है ना हम 2 लिख देते हैं। कितना लिखा हमने यहाँ पे, 2। तो अब हमारे पास LHS में कितने O के एटम्स हो गए, 2 2 कितना होता है, 4। तो LHS में तो हमारे पास 4 एटम्स हो गए ऑक्सीजन के। लेकिन अगर हम बात करेंगे RHS में, तो RHS में O के यहाँ पे अभी कितने एटम हैं, केवल 3 ही एटम है, यानी कि अब उल्टा हो गया। अब प्रोडक्ट्स में RHS में O के एटम्स की कमी हो गई, क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे, एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम लगा देंगे क्या, 2। क्या लगा देंगे, 2, है ना। तो अब जरा RHS में O के आइटम्स को कैलकुलेट करो, तो ये कितना हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 O के आइटम्स, और इस धर पे कितने हो गए, भाई यहाँ पे अब 2 लग गया है ना, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अब यहाँ पे भी O के 2 आइटम्स हो गए, यानी कि टोटल O के कितने आइटम्स हैं हमारे पास RHS में, 2 + 2 यानी कि 4। तो LHS में भी O के 4 आइटम्स हैं और RHS में भी O के 4 आइटम्स हैं, यानी कि हमारी इस केमिकल इक्वेशन में कार्बन और ऑक्सीजन के जो आइटम्स हैं वो बैलेंस हो गए हैं। अब कौन बचा, H के आइटम्स, है ना। तो H के आइटम्स कितने हैं हमारे पास, LHS में 4 हैं, यहाँ पे भी कितने हो गए, 2 2 कितना होता है, 4, यानी कि यहाँ पे 2 लगाने से क्या हुआ, H के एटम्स भी बैलेंस हो गए। तो हमारी ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है ना। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों की एटम्स LHS और RHS में क्या हो गए हैं, बराबर बराबर हो गए हैं। ठीक है, चलो, तो कुल मिलाकर के हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। चलो अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन की। नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन क्या है, हमारे पास सोडियम है, और साथ ही साथ थोड़ा सा स्पेस करके लिखेंगे, हमारे पास क्या है, हमारे पास है सोडियम और हमारे पास क्या है, क्लोरीन। तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, इनके कॉम्बिनेशन से बन गया NaCl। अब इस केमिकल इक्वेशन को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम के एटम्स को। तो सोडियम के तो यहाँ पे केवल LHS में एक ही एटम है। अगर हम बात करें RHS में, प्रोडक्ट्स में, तो प्रोडक्ट में भी हम बोलते हैं कि सोडियम का केवल एक ही एटम है, यानी कि Na सोडियम के एटम्स बराबर है अपनी केमिकल इक्वेशन में। अगर हम बात करेंगे क्लोरीन के एटम्स की, तो क्लोरीन के एटम्स हमारे पास रिएक्टेंट्स में कितने हैं, 2 हैं, और RHS में कितने हैं, केवल एक ही है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे हमको नंबर बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 2। तो अब क्लोरीन के कितने आइटम्स हो गए, प्रोडक्ट्स में 2, रिएक्टेंट्स में भी कितने हैं, 2, यानी कि अब क्लोरीन के जो एटम्स है वो बैलेंस हो गए हैं। लेकिन हुआ क्या कि क्लोरीन के एटम्स को बैलेंस करने के चक्कर में सोडियम के एटम्स क्या हो गए हैं, अनबैलेंस, डिसबैलेंस हो गए हैं। देखो ना, रिएक्टेंट्स में हमारे पास सोडियम का केवल एक ही एटम है और RHS में कितने हैं, 2 हैं। तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। तो अब हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है।
2NaCl2 के भी 2 एटम्स हैं तो क्या बन जाएगा, 2NaCl बन जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये सभी केमिकल इक्वेशंस क्या लग रही हो, ईजी लग रही हो, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। धीरे धीरे हम अपनी केमिकल इक्वेशंस का जो लेवल है ना वो बढ़ाते जाएंगे। स्टार्टिंग हम एकदम बेसिक रिएक्शन के साथ कर रहे हैं ताकि सभी के सभी बच्चे जो है ना एक साथ आ जाएं। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, ग्रेजुअली स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 पे हम जाएंगे और आपको कुछ होमवर्क भी मिलने वाला है। ठीक है, तो होमवर्क को भी आप सिंसियरली करिएगा। तो फर्स्ट सेकंड रिएक्शन हो गई, सबको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड केमिकल इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन क्या है, हमारे पास एल्यूमिनियम है और साथ ही साथ हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। अब ज़रा ये बताओ मुझे कि क्या हमने ये वाली रिएक्शन पहली बार पढ़ी है कि हमारे पास एल्यूमिनियम है और वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा है हमने, हमारे थर्ड चैप्टर जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला, वहाँ पे मेटल्स की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कि मेटल्स हमारे कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर हम बात करेंगे अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़ को टॉप करने वाले सोडियम और पोटेशियम मेटल्स की, तो सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स तो हम बोलते हैं कि हाईली रिएक्टिव होते हैं और जैसे ही उनको ऑक्सीजन मिलेगी तुरंत वो क्या करेंगे, ऑक्साइड बना लेंगे। ऑक्साइड तो वो बनाएंगे लेकिन हम बोलते हैं कि आग भी पकड़ लेते हैं। इसीलिए सोडियम एंड पोटेशियम को हम केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं ताकि उनका जो कॉन्टैक्ट है एटमॉस्फेरिक एयर से, ऑक्सीजन से, पानी से, वो क्या हो जाए, सब कट ऑफ हो जाए। ठीक है, तो आई होप ये सभी को समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम है और हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो एल्यूमिनियम से जाकर के ऑक्सीजन चिपक जाती है तो क्या बन जाता है, मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। एंड जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। एक्सेप्शंस होते हैं क्या, होते हैं। कौन कौन सा, एक तो यही है, इससे जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा ना, Al2O3, ये क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। क्यों, क्योंकि ये बेसिक नहीं है, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यानी कि समय पड़ने पर ये एसिडिक की तरह, मतलब ये अपना एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है और कभी कभी अपना बेसिक बिहेवियर भी शो करता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है नेचर में। साथ ही साथ जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड भी क्या है, दूसरा ऐसा मेटल ऑक्साइड है जो कि क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है नेचर में। ठीक है, तो हमारे पास एल्यूमिनियम है, हमारे पास ऑक्सीजन है, दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। करना क्या है, बड़ा आसान है, इस केमिकल इक्वेशन को जल्दी से बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं हमारे LHS में। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एल्यूमिनियम का केवल एक ही एटम है, लेकिन अगर हम बात करेंगे RHS की तो RHS में एल्यूमिनियम के 2 एटम्स है, यानी कि हमको LHS में एल्यूमिनियम के एटम्स बढ़ाने पड़ेंगे। कैसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 2। तो अब हमारे पास एल्यूमिनियम के एटम्स कितने हो गए हैं, LHS और RHS में 2-2 हो गए, यानी कि एल्यूमिनियम के एटम्स क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। अब बचा कौन, बचा है हमारे पास ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 हैं, और यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं। क्या करें, कुछ ना कुछ तो हमें ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि जो हमारे एल्यूमिनियम के एटम्स हैं वो क्या हो जाए, सॉरी जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, 3। ठीक है, क्या लिखा हमने यहाँ पे, 3 लिखा। तो अब ज़रा मुझे बताओ कि LHS में हमारे पास O के कितने एटम्स हैं, 3 कितना होता है, 6 होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, अपने RHS की, यानी कि प्रोडक्ट की, मेटल ऑक्साइड की, तो इस मेटल ऑक्साइड में O के कितने एटम्स हैं, केवल 3 ही हैं। यानी कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट में O के एटम्स कितने हो जाएं, इसके बराबर, यानी कि 6 के बराबर। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे भी हम क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। तो अब ज़रा कर देखो, 2 3 कितना होता है, 6 होता है। तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें भी O के कितने एटम्स हैं, 6 एटम्स हैं। रिएक्टेंट्स में भी 6 एटम्स हैं, प्रोडक्ट में भी 6 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। इसका मतलब क्या, हमारी केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन के एटम्स बैलेंस हो गए हैं। लेकिन एक मसला हो गया, मसला ये हुआ कि O के एटम्स को बैलेंस करने के चक्कर में हमारे जो एल्यूमिनियम के एटम्स हैं वो क्या हो गए, गड़बड़ हो गए। इनिशियली हमारे पास रिएक्टेंट्स में कितने एटम्स थे एल्यूमिनियम के, 2। अब प्रोडक्ट में कितने हो गए, 2 2 4, यानी कि रिएक्टेंट्स में कम है। क्या करना पड़ेगा, इस 2 की जगह पे मैं क्या लिख देती हूँ, 4 लिख देती हूँ। तो अब क्या एल्यूमिनियम के एटम्स बैलेंस हो गए हैं, हाँ जी बिल्कुल हो गए हैं। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 2 2 4, O के एटम्स 3 2 6, और यहाँ भी कितने, 3 2 6, यानी कि इस केमिकल इक्वेशन में अब एल्यूमिनियम और O के एटम्स क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो जब हम अपने चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वो कर रहे थे ना, 1 शॉट रिवीजन कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के 2 मेथड सिखाए थे।
एक तो अपना वही ट्रेडिशनल हिट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरा कौन सा होता है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो कि मैंने आपको सिखाई थी कि जिसकी हेल्प से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को विद इन 40 सेकेंड्स आप क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो जिन बच्चों का वो वाला सेशन छूट गया था तो वो जा करके एक बार ज़रूर से देख लेना, ताकि जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो, तो सवाल ये है, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम आप शॉर्ट ट्रिक का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो। मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ शॉर्ट ट्रिक का यूज़ क्योंकि शॉर्ट ट्रिक का यूज़ मैं वहीं करूँगी जहाँ पे मुझे लगेगा कि जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। भाई जो ट्रेडिशनल मेथड है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि हमारी एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ठीक है, ये मेथड अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि कुछ कुछ केमिकल इक्वेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए वहाँ पे आप शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर सकते हो, वरना अगर इतनी बेसिक केमिकल इक्वेशंस हैं तो यहाँ पे आप अपना हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज़ करोगे। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने 3 इक्वेशन सॉल्व करी है, अब वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझा रही हूँ, इसीलिए मुझे केमिकल इक्वेशंस को हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन अगर आप कर रहे होंगे अपने लेवल पर तो आपको समझ में आ रहा होगा कि विद इन 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स आप इन तीनों केमिकल इक्वेशन को जो है ना सॉल्व कर पाए हो। ठीक है, तो जब आपकी केमिकल इक्वेशन थोड़ी सी लंबी जाए बैलेंस करने के लिए, तब वहाँ पे आप शॉर्ट ट्रिक लगाओगे, अदरवाइज आप हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज़ करोगे। ठीक है, चलो, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रही है किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ। तो बदले में क्या बनेगा, बदले में हम बोलते हैं कि C8H18 बन जाएगा, प्लस हम बोलते हैं कि पानी भी बनेगा। अब जरा इधर पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, C8 और H18 बनेगा, साथ में हम बोलते हैं कि थोड़ा सा पानी भी बनेगा। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ कि इस कंपाउंड का नाम क्या होता है। हमने कार्बन एनिड्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ लिया है ना, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब क्या, वो वाले हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में केवल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और उनका दूसरा नाम होता है अल्केन्स। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारे आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जहाँ पे हम बोलते हैं कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में एटलीस्ट एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर डबल बॉन्ड होगा तो उन्हें हम कहेंगे अल्कीन्स, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में तो उन्हें हम कहेंगे अल्काइंस। ठीक है, तो मैंने आपको प्रीफिक्स बता दिए थे कि अगर कार्बन एटम्स कितने हो, एक हो, तो क्या प्रीफिक्स लगेगा, मिथ लगेगा। अगर कार्बन एटम्स 2 हो तो क्या प्रीफिक्स लगेगा, इथ लगेगा। तो उसके हिसाब से जल्दी से मुझे बताओ कि इस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है। ठीक है, चलो, तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी से इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम फोकस करेंगे कार्बन के एटम्स पे। कार्बन के एटम्स LHS में कितने हैं, एक ही है। अगर हम बात करें RHS में तो RHS में कितने हैं, 8 हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लगा दूंगी 8। तो अब LHS में कार्बन के कितने एटम्स हो गए, 8, और यहाँ पे भी कितने हैं, 8। ठीक है, तो कार्बन के एटम्स अपने बैलेंस हो गए। अब हम बात करते हैं किसकी, चलो हम बात करते हैं ऑक्सीजन के एटम्स की। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, LHS में 8 हैं, क्योंकि अब मैंने यहाँ लगा दिया ना कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में मैंने यहाँ पे 8 लगा दिया, तो कार्बन के एटम्स भी 8 हो गए और ऑक्सीजन के एटम्स भी कितने हो गए, 8 हो गए। यानी कि LHS में ओके कितने एटम्स हैं, 8 हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे किसकी, प्रोडक्ट्स में, यानी कि RHS में, तो RHS में ओके कितने एटम्स हैं, भाई यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ना, ओ के नीचे सबस्क्रिप्ट में कुछ है और ना ही यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है H के बगल में। जब कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब क्या, वहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मैम RHS में ओ के केवल एक ही एटम है। तो क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि RHS में भी ओ के कितने एटम्स हो जाए, 8 हो जाए। तो कुछ नहीं, बड़े आसानी से आप यहाँ पे क्या करो, H के बगल में 8 लगा दो। तो अब कार्बन के एटम्स भी कितने हो गए हैं, दोनों तरफ 8 हो गए हैं, और O के एटम्स भी कितने हो गए हैं, 8 और 8 हो चुके हैं। यानी कि कार्बन और O के एटम्स अब बैलेंस हो गए हैं। अब बचा कौन, हाइड्रोजन के एटम्स। तो LHS में H के कितने एटम्स हैं, 2 ही हैं, है ना, H2 यानी कि केवल 2 एटम्स। अगर हम बात करें RHS की, तो RHS में H के कितने एटम्स हैं, देखो H18, तो 18 तो यही हो गए इस कंपाउंड में, इस हाइड्रोकार्बन में, प्लस हम बोलते हैं कि 8 2 कितना होता है, 16 होता है ना। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि इस हाइड्रोकार्बन से H के कितने एटम्स आए, 18, और इधर से कितने आ गए, इधर से आ गए H के टोटल 16 एटम्स। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 8 + 6 कितना होता है, 14, ये हो जाएगा 34। यानी कि RHS में हमारे पास H के कितने एटम्स हैं, 34 एटम्स हैं। और
LHS में कितने हैं, केवल 2, यानी कि कुछ ना कुछ तो हमें ऐसा करना पड़ेगा जिसके कारण LHS में भी क्या हो, H के 34 एटम्स हो जाएं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दो, मैंने कि यहाँ पे कुछ आप ऐसा कोफिशिएंट रख दो जो कि जब 2 से मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर कितना आए, 34 आए। भाई RHS में H के कितने एटम्स हैं, 34, LHS में कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा कोफिशिएंट रख दो जो कि जब 2 से मल्टीप्लाई हो तो कितना आंसर दे, 34 दे। तो बड़ा आसान होता है भाई, 17 2 कितना होता है, 17 2 34 होता है ना, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, 17 रख दिया। तो अब हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। आई आपको बात समझ में कि कितने आसानी से हमने इस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है। साथ ही साथ करते जाओ, ठीक है, और मुझे बताते जाना कि मैम हमारी केमिकल इक्वेशन जो भी बैलेंस हो रही है वो आपके आंसर के साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही है। देखो मैं आपसे हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ, पहले भी बोला है, आज भी बोल रही हूँ और आगे भी बोलती रहूँगी कि हमेशा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पर फोकस करो। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सवाल है वो उसका आंसर हमेशा सही आए, हमेशा आपसे क्वेश्चन बने ही बने। कई बार ऐसा होगा कि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कई बार आपके क्वेश्चन के आंसर्स नहीं आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो किया, आपने टाइम तो दिया क्वेश्चन को। आगे से जब आपके एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन फंस जाता है तो आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले नहीं बना था, तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन बैठ जाएगा कि यार ये वाला क्वेश्चन बन नहीं रहा था। फिर आप उसको प्रैक्टिस करोगे कि आखिर ये बन क्यों नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो जब आपके एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन फंस जाएगा तो वहाँ पे आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास इक्वेशन, H2SO4 के साथ है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास, प्लस हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, लेड हाइड्रोक्साइड है, PbOH4 है। ठीक है, PbOH4 है। अब इसके बाद में इनके कॉम्बिनेशन से क्या बना, लेड सल्फेट बन गया, PbSO4 बना, प्लस हम बोलते हैं कि और क्या बनेगा, पानी बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये बेसिक सी केमिकल इक्वेशन है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लेड हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बन जाएगा, लेड सल्फेट और पानी बन जाएगा। अब इस जल्दी से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो। सबसे पहले हम फोकस करेंगे लेड के एटम्स के ऊपर। LHS में लेड के एटम्स कितने हैं, एक ही हैं। अगर हम बात करेंगे RHS की, तो RHS में भी हम बोलते हैं कि लेड के कितने एटम्स हैं, एक ही है, यानी कि हमारी केमिकल इक्वेशन में लेड के एटम्स कैसे हैं, बराबर हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, सल्फर के एटम्स की। तो सल्फर की कितने एटम्स है LHS में, केवल एक ही है, यहाँ तो है नहीं, सिर्फ यही है। तो सल्फर के एटम्स कितने हैं हमारे LHS में, 1 ही है। अगर हम बात करेंगे किसकी, RHS में, तो RHS में हम देखो यहाँ पे क्या है, SO4 होल ट्वाइस है। ठीक है, SO4 होल ट्वाइस है, जिसके कारण RHS में सल्फर के हम बोलते हैं कि कितने एटम्स हो गए हैं, 2 एटम्स हो गए हैं। तो यहाँ एक ही है, यहाँ 2 हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम रख देंगे 2। तो अब हुआ क्या, अब LHS में सल्फर के भी 2 एटम्स हो गए और RHS में तो सल्फर के 2 एटम्स थे ही, तो हम बोलते हैं कि हमारी केमिकल इक्वेशन में लेड और सल्फर के एटम्स क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, O के एटम्स की, ऑक्सीजन के एटम्स की। तो LHS में हमारे पास O के टोटल कितने एटम्स हैं, देखो इधर पे 4 2 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, यहाँ पे भी हम बोल रहे हैं कि OH होल 4 है, यानी कि यहाँ से लेड हाइड्रोक्साइड से हमको कितने O के एटम्स मिलेंगे, 4 मिलेंगे, यानी कि टोटल हमारे पास रिएक्टेंट्स में O के कितने एटम्स हैं, 12 हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं RHS की। तो RHS में O के कितने एटम्स हैं, देखो 4 2 कितना होता है, 8 होता है, और यहाँ पे तो हम बोल रहे हैं केवल एक ही है। भाई जब कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या है, वहाँ पे 1 है। तो RHS में हम बोल रहे हैं कि O के 9 एटम्स हैं और LHS में कितने हैं, 12 हैं, यानी कि हमको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि RHS में O के एटम्स क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि क्या लगा दोगे आप, यहाँ पे 4 लगा दोगे। ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम हम यहाँ पे भी तो लगा सकते थे कोफिशिएंट, आपने वहाँ क्यों लगाया। वहाँ इसलिए लगाया मैंने क्योंकि कोफिशिएंट हम उस जगह लगाते हैं जहाँ पे लगाना सेफ हो। वरना क्या हो, अगर मैंने सपोज यहाँ पे कोई कोफिशिएंट लगाया होता, 2 लगाया होता, 3 लगाया होता, 4 लगाया होता, उससे होता क्या कि लेड सल्फर और हम बोलते हैं कि लेड और सल्फर मतलब कि ऑक्सीजन के एटम्स तो गड़बड़ होते ही साथ हम बोलते हैं कि सल्फर और लेड के एटम्स भी क्या हो जाते, गड़बड़ हो जाते। ठीक है, अच्छा खासा अभी तक हमारी केमिकल इक्वेशन में लेड और सल्फर के एटम्स क्या चल रहे हैं, बैलेंस चल रहे हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ कोफिशिएंट लगाया होता तो हो सकता है कि गड़बड़ हो जाती। तो हम वहाँ पे कोफिशिएंट लगाएंगे जहाँ पे दूसरे एटम्स के, दूसरे किसी एलिमेंट के एटम्स के बिगड़ने के चांसेस क्या हो, पॉसिबिलिटीज क्या हो, कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, 4 लगा दिया। अब जरा RHS में कैलकुलेट करो O के एटम्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 2 8
प्लस हम बोलते हैं यहाँ पे 4 यानी कि 12। तो कुल मिलाकर के हमारे O के एटम्स क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं, ठीक है ना। दोनों तरफ कितने हो गए हैं, 12-12 हो गए हैं। अब लास्ट में कौन बचा, H के एटम्स। तो H के एटम्स कितने हैं हमारे पास रिएक्टेंट्स में, LHS में 2 2 कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यानी कि टोटल हो जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे RHS में, तो RHS में कितने हैं, 4 2 8, यानी कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमने कहीं ना कहीं हाइड्रोजन के एटम्स को भी बैलेंस कर ही डाला, ठीक है। तो इस केमिकल इक्वेशन को आप कुछ इस तरीके से बैलेंस कर सकते हो। आई होप ये चीज़ सभी को समझ में आ रही होगी। आज के सेशन में हम बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। आप CBSE वाले 10th बोर्ड में कहीं से भी इक्वेशन दे दें, NCERT के दें, बाहर से दें, सैम्पल पेपर से दें, प्रीवियस ईयर से दें, कहीं से भी दें, आपसे ऊपर नीचे से सब जगह से बन जानी चाहिए, ठीक है। चलो, तो आई होप सभी को ये 5 केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करना आ गई होंगी। जिनको नहीं भी आई है एक बार फिर से करके देख लो, बहुत बेसिक इक्वेशंस हैं, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन की। नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन क्या है हमारे पास, चलो देखते हैं। अब है हमारे पास एल्यूमिनियम। क्या है हमारे पास, एल्यूमिनियम। ये कौन से नंबर की है, 6 नंबर की है। हमारे पास एल्यूमिनियम है। अब ये एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब ज़रा मुझे ये बताओ, अगर मैं इस केमिकल इक्वेशन को बस इतना ही लिख करके छोड़ दूँ तो क्या आप इसको आगे कंप्लीट नहीं कर सकते? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। हमने अपना 3rd चैप्टर पढ़ा है ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। वहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि मेटल्स किस तरीके से डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करते हैं। यही नहीं, जो हमारा 2nd चैप्टर था एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला, वहाँ पे भी हमने देखा था कि किस तरीके से एसिड्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल्स के साथ, या एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ या मेटल कार्बोनेट्स के साथ, ठीक है। तो ये बताओ, ये वाली जो केमिकल इक्वेशन है, क्या आप इसे कंप्लीट करके इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो? चैलेंज है आपके लिए भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। हम सबको पता है कि हमारे पास एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम क्या होता है, एक मेटल होता है। मेटल जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। और सॉल्ट तो बनेगा ही, साथ ही साथ आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या बन सकता है, जल्दी बताओ। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सॉल्ट तो बनेगा ही, हम बोलते हैं कि एक हाइड्रोजन गैस भी क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी होती है कि जब हमारे मेटल्स जो होते हैं, जब वो डाइल्यूट HCl के साथ या एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। प्लस हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस को भी इवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में जो है ना रिएक्टेंट्स लिख करके बोल देते हैं कि आगे के जो है ना प्रोडक्ट्स आप ही लिखो, और प्रोडक्ट्स को लिखने के बाद केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी करो। तो ये सभी चीज़ें आप सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो, केमिकल इक्वेशन तो हमने लिख ली। अब हम जल्दी से क्या करते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे Al के कितने एटम्स हैं, एक ही है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी एक है। अच्छी बात है, दोनों जगह क्या है, एक जैसे हैं एल्यूमिनियम के एटम। कुल मिलाकर के दोनों जगह क्लोरीन के एटम्स क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, ठीक है। एल्यूमिनियम के एटम्स तो ऑलरेडी बैलेंस्ड थे ही। अब हम आते हैं किसके ऊपर, हाइड्रोजन के एटम्स के ऊपर। तो H के एटम्स यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं LHS में। और अगर हम बात करेंगे RHS की, तो RHS में कितने हैं, 2 हैं। तो कुछ ना कुछ हमको ऐसा करना पड़ेगा जिसकी मदद से RHS में H के एटम्स कितने हो जाएं, 3 हो जाएं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं। तो 2 लगाने से हुआ क्या, 2 लगाने से ये हुआ कि H के एटम्स कितने हो गए, RHS में 4 हो गए। लेकिन यहाँ पे हम बोलते हैं कि कितने हैं, यहाँ पे तो 3 ही हैं, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए। तो एक काम करते हैं, 3 को हटा करके, ठीक है, इस 3 को हटा करके हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। तो हुआ क्या कि H के एटम्स यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए, और यहाँ पे भी कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन H एटम्स को बैलेंस करने के चक्कर में क्लोरीन के एटम्स क्या हो गए, गड़बड़ हो गए। क्यों? क्योंकि RHS में क्लोरीन के 3 एटम्स हैं और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अब क्लोरीन के 4 एटम्स हो गए। तो कुल मिलाकर के यहाँ आप बोल सकते हो कि अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड पे जाओगे तो हो सकता है कि थोड़ी सी केमिकल इक्वेशन थोड़ी सी लंबी हो जाए बैलेंस करने के चक्कर में, या टाइम टेकिंग हो जाए। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम अपनी शॉर्ट ट्रिक जो है अपना लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक कैसे अपनाएंगे, यहाँ पे हम अपनी सबसे पहले तो ये जितने भी हमने कोफिशिएंट्स लगाए थे इनको हम हटा देते हैं, और हमारे पास रहेगा क्या, हमारे पास रहेगा एल्यूमिनियम, और साथ में कौन रहेगा, साथ में रहेगा HCl, और ये क्या बन जाएगा AlCl3 प्लस H2। क्या करेंगे, जल्दी से कोएफिशिएंट लगा देते हैं। यहाँ पे हमने लगाया A, यहाँ पे हमने लगाया B, यहाँ पे लगाया हमने C, यहाँ पे लगाया हमने D, है ना। शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो कोएफिशिएंट लगा दो A, B, C और D। जिन बच्चों को ये शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है तो सबसे पहले जाकर के आप 1 शॉट सेशन देख लीजिएगा इस चैप्टर का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का।
सीख जाओगे वहाँ पे, इसके बाद में आपके लिए ये इक्वेशन सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एल्यूमिनियम के एटम्स के साथ। तो एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं? एल्यूमिनियम के हम बोल रहे हैं यहाँ पे LHS में A है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम के जो एटम्स होंगे वो किसके बराबर होंगे? RHS में जो उसके एटम्स हैं उसके बराबर होंगे। तो RHS में एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं? कोएफिशिएंट कितना लगा है? C लगा है। तो A बराबर हो जाएगा किसके साथ? C के बराबर। A क्या है? A है नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स इन द रिएक्टेंट्स, और C क्या है? नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स इन द प्रोडक्ट्स। अब इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्या है? क्लोरीन है। तो क्लोरीन के कितने एटम्स है LHS में? रिएक्टेंट्स में क्या कोफिशिएंट लगा है? B लगा है। तो क्लोरीन के एटम्स हो गए LHS में B, ठीक है, जो कि किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स के इन द प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में कितने एटम है क्लोरीन के? 3C है, ठीक है ना। कितने होंगे? 3C। कोएफिशिएंट कितना लिखा है? C लिखा है, लेकिन हम साथ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3 भी करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 3C। फिर इसके बाद में बचा क्या? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं LHS में? B, जो कि किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ H एटम्स इन द प्रोडक्ट्स। कितने हो जाएंगे? तो D तो कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या लिखेंगे? 2D लिखेंगे। तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2D हो जाएगा। अब एक ऐसा कोएफिशिएंट चुनो जो कि मोस्टली इक्वेशन में आया है। तो A आप बोल सकते हो कि केवल एक ही इक्वेशन में आया है, B आप बोल सकते हो कि 2 इक्वेशन में आया है, D केवल एक ही में आया है, और C हम बोल रहे हैं कि 2 इक्वेशन में आया है। तो लेट C इज इक्वल्स टू 1। C को हम क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर C 1 है, C अगर आपके पास 1 है तो A कितना हो जाएगा? जहाँ जहाँ C दिख रहा है वहाँ वहाँ आप 1 रख दो, तो A भी हम बोलते हैं कि 1 हो जाएगा। तो C1 A1। अब B कितना होगा? B हम बोलते हैं कि आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यार पहले काम करते हैं ना, हाँ चलो ठीक है, B से ही हम निकाल लेते हैं। B कितना है यहाँ पे? B हम बोल रहे हैं कि 3C है। तो जहाँ पे आपको C दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप 1 रख दो, तो B कितना हो जाएगा? B भी हम बोलते हैं कि 3 हो जाएगा। अब बचा क्या? बचा है हमारे पास D। तो D कैसे निकालेंगे भाई? B कितना आया अपने पास? 3 आया ना, तो B की जगह पे आप क्या रख दो? 3 रख दो, और ये हो जाएगा 2D। तो D कितना हो जाएगा? D हो जाएगा 3/2। तो A अपने पास 1 आ गया, B अपने पास 3 आ गया, C अपने पास 1 आ गया, और D अपने पास 3/2 आ गया। अब क्या करोगे? जहाँ जहाँ ABCD लिखा है ना वहाँ वहाँ उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज रख दो। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे? तो A की जगह हम लिखेंगे 1, B की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 3। ये कितना हो जाएगा? 3HCl, जो कि हमें याद देगा AlCl3। AlCl3 के साथ कौन सा कोफिशिएंट लगा है? C लगा है। C की वैल्यू क्या है? 1 है। तो यहाँ पे हमने C की जगह 1 रख दिया, ठीक है। कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या कि हमने वहाँ पे 1 लिखा है। फिर इसके बाद में D कौन है? D कितना लिखा हुआ है? 3/2। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3/2 और H2। अब हमें पता है कि हम कभी भी किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप बोल सकते हो कि फ्रैक्शन में तो हम करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हम 2 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि बैलेंस करने पर जो कोएफिशिएंट है वो 3/2 आ रहा है, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2Al प्लस 3 2 कितना होता है? 6 होता है। ये हो जाएगा 6HCl, जो कि क्या देगा हमको? 2 1 2 AlCl3 प्लस इसका 2, इस वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? थ्राइस ऑफ H2O। अब जल्दी से चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ट्वाइस ऑफ Al प्लस 6 ऑफ HCl विच गिव्स ट्वाइस ऑफ AlCl3 प्लस थ्राइस ऑफ H2। तो ये हो गई है हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। अब अभी तो मैंने आपको ये सब एक्सप्लेन करके बताया है, इसलिए मुझे यहाँ पे टाइम लग गया। अगर आप को ये मेथड पता है, शॉर्ट ट्रिक पता है, और अगर आप मेरे साथ कर रहे हो तो ये केमिकल इक्वेशन आपने विदिन 50 सेकेंड सॉल्व कर ली होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। चलो अब जल्दी से हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन पे, इसको हम पूरा ही रब कर देते हैं। चलो अब नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन हमारे पास क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। हमारे पास है कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस, जो कि रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? H2SO4 के साथ। तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनने वाला है? इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस हम बोल रहे हैं यहाँ पे बनने वाला है कैल्शियम Ca ब्रैकेट में H2PO4 होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये आपके पास नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन आ गई है। आई गेस ये 7th नंबर की है, ठीक है।
तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैल्शियम के एटम्स को बैलेंस करेंगे। यहाँ कितने एटम्स हैं कैल्शियम के, यहाँ पे 3 हैं, Ca3 लिखा है ना, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कैल्शियम के केवल 2 एटम्स हैं। तो कुछ ना कुछ हमको ऐसा करना पड़ेगा कि RHS में भी कैल्शियम के कितने एटम्स हो जाएं, 3 एटम्स हो जाएं। तो कुछ नहीं, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं 2। तो अब RHS में कितने कैल्शियम के एटम्स हो जाएंगे, 2 ये और 1 ये, यानी कि यहाँ पे कैल्शियम के एटम्स हो गए हैं 3। LHS में भी कैल्शियम के 3 एटम्स हैं, RHS में भी कैल्शियम के 3 एटम्स हैं, कैल्शियम के एटम्स बराबर हो गए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं चलो सल्फर के एटम्स की, ठीक है। सल्फर के एटम्स कितने हैं, LHS में 1 ही है और RHS में भी कितना है, 1 है, यानी कि सल्फर के एटम्स भी बैलेंस्ड हैं। अब हम बात करते हैं फॉस्फोरस के एटम्स की। तो फॉस्फोरस के एटम कितने हैं, PO4 होल ट्वाइस लिखा है, इसका मतलब सल्फर के एटम्स यहाँ पे फॉस्फोरस के एटम्स यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो यानी कि LHS में फॉस्फोरस के कितने एटम्स है, 2 हैं। अब जरा हम बात करें अपने RHS की, तो यहाँ पे भी H2PO4 होल ट्वाइस लिखा है, यानी कि RHS में भी फॉस्फोरस के कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, यानी कि हमारी केमिकल इक्वेशन में कैल्शियम, फॉस्फोरस और सल्फर के एटम्स क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। अब बारी आती है ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस करने की। कितने एटम्स होंगे ऑक्सीजन के, तो 4 2 8 होता है, तो यहाँ से 8 आ गए और H2SO4 से O के कितने एटम्स आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, यानी कि टोटल LHS में कितने एटम्स हो जाएंगे, O के 12 हो जाएंगे। सिमिलरली अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स में। तो प्रोडक्ट्स में यहाँ से कितने आ जाएंगे, 4 2 8 और यहाँ से कितने आ जाएंगे, 4 2 8, यानी कि यहाँ पे RHS में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 16 एटम्स हैं। यहाँ पे कितने हैं, 12 हैं, और यहाँ कितने हैं भाई, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 8 हैं। यानी कि कुछ ना कुछ तो हमको ऐसा करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से आप बोल सकते हो कि हमारे जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो क्या हो जाएं, बैलेंस हो जाएं। चलो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम कितना लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगा दिया हमने, यहाँ पे 2 लगा दिया। अब जरा LHS में O के एटम्स को कैलकुलेट करो। 4 2 कितना होता है, 8 होता है। अब यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे भी तो 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। इसका मतलब अब हमारे पास H2SO4 में सिर्फ 4 ऑक्सीजन नहीं, सिर्फ 4 एटम्स नहीं हैं ऑक्सीजन के, अब हमारे पास है 8 ऑक्सीजन एटम्स। तो 8 O के एटम्स यहाँ से आए, 8 यहाँ से आए, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए यहाँ पे 16। तो RHS में तो ऑलरेडी आप बोल सकते हो कि O के एटम्स कितने थे, 16 थे, और LHS में भी हमने यहाँ पे 2 लगा के क्या कर दिया, O के एटम्स को 16 कर दिया। यानी कि अब हमारी केमिकल इक्वेशन में कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन के एटम्स क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। अब बचा कौन है, हाइड्रोजन बचाए। चलो हम कैलकुलेट करते हैं अब H के एटम्स को। तो 2 2 कितना होता है, 4 होता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कितना है, 2 2 4, यानी कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में H के एटम्स भी क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। तो ये क्या हो गई, हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई, जहाँ पे कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स बैलेंस हो गए हैं। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन की। लाइन से करते जाओ, जितनी केमिकल इक्वेशन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। अब है हमारे पास H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड, प्लस यहाँ पे ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ। तो क्या बनने वाला है भाई, यहाँ पे बनने वाला है PCl5 यानी कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, और यहाँ पे बनने वाला है H2O। करना क्या है, इस केमिकल इक्वेशन को जल्दी से बैलेंस करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉस्फोरस के एटम्स की। तो फॉस्फोरस के एटम्स LHS में 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यानी कि फॉस्फोरस के एटम्स बैलेंस्ड है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं क्लोरीन के एटम्स की। तो क्लोरीन के एटम्स LHS में कितने हैं, 1 ही है, और यहाँ पे RHS में 5 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे 5, ठीक है। तो अब LHS में कितने हो गए क्लोरीन के एटम्स, 5, और RHS में भी 5 हैं। तो फॉस्फोरस और क्लोरीन के एटम्स क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। अब बारी आती है ऑक्सीजन के एटम्स की। तो O के एटम्स कितने हैं हमारे पास, LHS में देखो O4 यानी कि 4 एटम्स हैं, और अगर हम बात करें RHS की, तो RHS में O के एटम्स तो कितने हैं, केवल 1 ही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे 4। क्या लगा देंगे, 4। तो अब RHS में O के एटम्स कितने हैं, 4 हैं, और LHS में भी कितने हैं, 4 हैं। तो अब हमारी केमिकल इक्वेशन में फॉस्फोरस, क्लोरीन और O के एटम्स क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। बचा क्या, हाइड्रोजन। तो H के एटम्स कितने हैं यहाँ पे, ये H3 है, प्लस यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 5 H है, यानी कि LHS में हमारे पास टोटल H के कितने एटम्स हैं, 8 हैं। अगर हम बात करेंगे RHS की, तो RHS में भी H के एटम्स कितने हो जाएंगे, 4 2 8, यानी कि हमारी इस केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन के भी एटम्स क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। चलो अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन की। नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन क्या है हमारे पास,
नेक्स्ट है 9th नंबर की, हमारे पास है सिल्वर आयोडाइड और ये रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम सल्फाइड के साथ। तो क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा सिल्वर सल्फाइड और हम बोलते हैं कि बन जाएगा सोडियम आयोडाइड। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस जल्दी से इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दो। कितने आइटम्स है Ag के, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो 2। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर हम बात करें किसकी, सोडियम की, तो सोडियम के यहाँ पे कितने आइटम्स है, 2 हैं, यहाँ पे कितना है, एक ही है, तो यहाँ पे भी हमने लगा दिया 2। तो Ag और सोडियम के जो एटम्स है वो हमने कर दिए हैं बैलेंस। अब बारी आती है किसकी, सल्फर की। तो सल्फर के यहाँ पे कितने आइटम्स हैं, यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी हम बोल रहे हैं कि एक ही है। आयोडीन के अगर आइटम्स की बात करें तो यहाँ पे आयोडीन के आइटम्स कितने हैं, 2 हैं और यहाँ पे भी कितने हैं, 2 हैं। यानी कि अब हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सोडियम, सिल्वर और आयोडीन के जो एटम्स हैं वो बैलेंस हो चुके हैं। चलो जल्दी से अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन के ऊपर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास है Na3PO4 जो कि रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ, और इनके रिएक्शन से क्या बनेगा, इनके रिएक्शन से बनेगा NaCl प्लस हम बोलते हैं कि H3PO4। क्या करोगे, जल्दी से इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करोगे। सबसे पहले सोडियम के एटम्स कैलकुलेट करो, यहाँ पे कितने LHS में 3 है, यहाँ पे कितने हैं, एक ही है, तो एक काम करो यहाँ पे कोएफिशिएंट लगा दो आप कितना, 3 का। तो अब LHS में भी सोडियम के 3 आइटम्स हैं और RHS में भी 3 आइटम्स हैं। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, फॉस्फोरस की। तो फॉस्फोरस के कितने आइटम्स हैं, LHS में एक ही है, और अगर हम बात करेंगे RHS की तो RHS में भी फॉस्फोरस के केवल एक ही आइटम है। तो सोडियम और हम बोलते हैं कि फॉस्फोरस के जो आइटम्स हैं वो बैलेंस हो चुके हैं। अब कौन बचा, अब बचा क्लोरीन। तो क्लोरीन के एटम्स यहाँ पे कितने हैं, एक ही है, यहाँ पे कितना है, 3 यहाँ पे लग चुका है ना, इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि RHS में क्लोरीन के 3 एटम्स हैं, LHS में एक ही है, RHS में 3 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो सोडियम, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन तीनों के एटम्स नहीं, अभी हमने देखा कि सोडियम, फॉस्फोरस और क्लोरीन के एटम्स क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो O के एटम्स कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे तो है नहीं, यानी कि रिएक्टेंट्स में O के एटम्स है 4। अब हम बात करते हैं किसकी, RHS की। तो RHS में यहाँ तो O के एटम्स है नहीं, यहाँ है, कितने हैं, 4 हैं, यानी कि हमारी केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सोडियम और क्लोरीन इन सब के आइटम्स क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। बचा कौन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि H के कितने आइटम्स हैं, 3 हैं, और अगर हम बात करेंगे RHS की तो यहाँ पे भी H के कितने आइटम्स हैं, 3 हैं, यानी कि अब हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। चलो जल्दी से अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास है बेरियम नाइट्राइड। क्या है हमारे पास, बेरियम नाइट्राइड, BA3N2 बेरियम नाइट्राइड, जो कि क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, पानी के साथ, और पानी के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनेगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और प्लस हम बोलते हैं कि NH3 यानी कि अमोनिया जो है इवॉल्व हो जाएगी। एक एक करके सभी आइटम्स को आप बैलेंस करो। बेरियम के यहाँ पे कितने आइटम्स है, LHS में 3 हैं, यहाँ पे कितने हैं, एक ही है, तो यहाँ पे आप कोफिशिएंट लगा दो 3 का। ठीक है, तो LHS और RHS दोनों में ही बेरियम के कितने आइटम्स हो गए, 3 आइटम्स हो गए। इसके बाद में आया कौन, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के यहाँ पे कितने आइटम्स हैं, LHS में 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं, एक ही है, तो यहाँ पे हमने कोफिशिएंट लगा दिया 2 का। तो कुल मिलाकर के हमारी केमिकल इक्वेशन में बेरियम और नाइट्रोजन के आइटम्स क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। अब बारी आती है किसकी, ऑक्सीजन के आइटम्स की। तो यहाँ पे कितने O के आइटम हैं, एक ही है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे O के कितने आइटम्स है, देखो सबसे पहले तो OH होल ट्वाइस है, तो यहाँ पे O के 2 आइटम्स हैं, प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट 3 लिखा हुआ है, यानी कि 3 2 6, यानी कि RHS में O के कितने आइटम्स है, 6 हैं। यहाँ पे तो बेचारा एक ही है, तो काम करो ना, कोफिशिएंट लगा दो, यहाँ पे कितना, 6 लगा दो। तो O के आइटम्स क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। अब बारी आती है H के आइटम्स को बैलेंस करने की। तो 6 2 कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो H के आइटम्स कितने हैं हमारे पास, LHS में 12 हैं। अब हम बात करते हैं RHS की, देखते हैं RHS में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं हाइड्रोजन के। तो 3 2 कितना होता है, 6, और 3 2 कितना होता है, 6, यानी कि 12। तो H के आइटम्स भी कितने हो गए हैं हमारे पास, H के आइटम्स भी हो गए हैं 12 RHS में और LHS में भी, यानी कि कुल मिलाकर के अब हमारी जो केमिकल इक्वेशन है बेरियम नाइट्राइड वाली, वो क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। तो आई होप ये वाली इक्वेशंस भी सभी बच्चों को समझ में आई होंगी। चलो अब चाहो तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अगर आप नहीं ले पाए हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद में ले लेना, एक ही बात है। ठीक है, चलो
अब जल्दी से हम आते हैं अपनी नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन के ऊपर। मैंने आपको बोला ना कि केमिकल इक्वेशंस बहुत सारी हम करने वाले हैं ताकि हर एक केमिकल इक्वेशन के साथ में आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता जाए। 12th इक्वेशन पे हम पहुंच गए हैं। हमारे पास है टाइटेनियम क्लोराइड, ठीक है, और हमारे पास है क्या, पानी। तो TiCl4 रिएक्ट करता है पानी के साथ तो क्या बना लेता है, ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस हम बोलते हैं कि क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। आप जल्दी से यहाँ पे इस इक्वेशन को बैलेंस करो। टाइटेनियम के कितने एटम्स हैं यहाँ पे, एक ही है, यहाँ पे भी कितना है, एक है। तो टाइटेनियम के एटम्स क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। बचा कौन, क्लोरीन के एटम्स। क्लोरीन के यहाँ पे कितने एटम्स है, 4 है, यहाँ पे कितना है, एक ही है। क्या करेंगे, कोफिशिएंट लगा देंगे यहाँ पे 4 का। तो टाइटेनियम और क्लोरीन के एटम्स क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। अब बारी आती है ओ के एटम्स को बैलेंस करने की। यहाँ पे कितने हैं ओ के एटम्स, एक ही है, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो कोफिशिएंट लगा देंगे यहाँ पे 2 का। तो ओ के एटम्स क्या हो गए, बैलेंस हो गए। बचा कौन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी 4 हैं। तो अगेन हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस। टाइटेनियम टू ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, चारों के एटम्स बैलेंस हो चुके हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन के ऊपर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाले ले लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि रिएक्ट कर रही है किसके साथ, HCl के साथ। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है, प्लस हम बोलते हैं यहाँ पे क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, एक नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन है। जल्दी से बैलेंस करेंगे। मैग्नीशियम के कितने आइटम्स हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे भी कितने हैं, एक, तो मैग्नीशियम के आइटम्स बैलेंस्ड है। फिर बात आती है क्लोरीन की, तो यहाँ पे कितने आइटम्स हैं, एक, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो कोफिशिएंट लगा देंगे यहाँ पे 2। तो अब यहाँ पे भी क्लोरीन के 2 आइटम्स, यहाँ पे भी क्लोरीन के आइटम्स, तो मैग्नीशियम और क्लोरीन के आइटम्स बैलेंस हो चुके हैं। अब कौन बचा, O बचा। O के यहाँ पे कितने आइटम्स है भाई, OH होल ट्वाइस है, इसका मतलब यहाँ पे भी O के 2 आइटम्स और यहाँ पे तो केवल एक ही है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट लगा देंगे 2 का। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स और यहाँ पे भी 2 एटम्स। अब बचा कौन लास्ट में, हाइड्रोजन। तो H के यहाँ पे कितने एटम्स हैं भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो कि H2 और यहाँ पे भी H2, तो यहाँ से 2 प्लस यहाँ से 2 यानी कि 4, यानी कि रिएक्टेंट्स में आप बोल सकते हो कि H के 4 एटम्स हैं। जरा यहाँ चेक कर लेते हैं, 2 2 का कितना होता है, 4 होता है, यानी कि प्रोडक्ट्स में भी हमारे पास H के कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं, यानी कि कुल मिलाकर के हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। ये बेसिक केमिकल रिएक्शन है, इक्वेशंस हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई हैं। सभी एग्जाम्स को समराइज करके मैंने केमिकल इक्वेशन आपके सामने रख दी है। ठीक है, तो हर एक इक्वेशन को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करना। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, फेरस सल्फाइड है हमारे पास, जो कि रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहा है, वो बना रहा है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, प्लस हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। जल्दी से इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो। आयरन के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, एक, यहाँ पे कितने हैं, 2, क्या करेंगे, कोफिशिएंट लगा देंगे यहाँ पे 2 का। सल्फर के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, एक है, तो यहाँ पे भी हम कोफिशिएंट लगा देंगे 2 का। तो यानी कि सल्फर और आयरन के एटम्स क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। बचा कौन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, 2 हैं। यहाँ पे कितने हैं भाई, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 3 यहाँ से मिल गए और 2 यहाँ से मिल गए, है ना, 2 2 का कितना होता है, 4। तो आयरन के एटम्स को हमने बैलेंस कर दिया, सल्फर के एटम्स को हमने बैलेंस कर दिया। O के एटम्स की जब बारी आई तो हमको पता चला कि भाई LHS में तो केवल 2 एटम्स हैं और RHS में यहाँ से मिल गए कितने, 3, और 2 2 कितना होता है, 4, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड से मिल गए ऑक्सीजन के 4 एटम्स, यानी कि प्रोडक्ट्स में टोटल हमारे पास कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 7 एटम्स हैं। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हमको कुछ ऐसा रखना पड़ेगा जो कि जब जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आए। भाई ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आए। क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे हम 7 ही लिख देंगे। लेकिन हुआ क्या, 7 2 कितना हो गया, 14 हो गया। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप 7 की जगह क्या लिख दो, 7/2 लिख दो। क्या लिख दो, 7/2। अब फ्रैक्शन में तो हम कभी अपनी केमिकल इक्वेशन को छोड़ेंगे नहीं। क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी केमिकल इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 FeS, प्लस ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 7O2 बचेगा, जो कि क्या देगा हमको। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, Fe2O3, प्लस 2 2 कितना होता है, 4SO, यहाँ पे भी तो 2 आएगा ना, मिट गया होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4SO2। तो ये क्या हो गई, हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है,
तो एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से, यही है ना हमारी केमिकल इक्वेशन। तो 4 FeS 7 ट्वाइस ऑफ Fe2O3 और 4 SO2, ठीक है। तो अब हम जल्दी से आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन के ऊपर, जो कि होगी 15th नंबर की। 15th नंबर पे कौन है भाई? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? पानी के साथ, जो कि क्या बनाएगा? ये बनाएगा H3PO4, और साथ ही साथ क्या बनने वाला है यहाँ पे? HCl भी बनने वाला है। तो जल्दी से इस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। फॉस्फोरस के कितने एटम? 1, यहाँ पे भी कितने? 1, यानी कि फॉस्फोरस के एटम्स बैलेंस्ड हैं। क्लोरीन के एटम्स LHS में कितने हैं? 5 हैं। यहाँ पे कितने हैं? 1 ही है। तो क्या करेंगे? कोफिशिएंट लगा देंगे यहाँ पे, कोफिशिएंट लगा देंगे यहाँ पे कितना? 5। तो अब RHS में भी क्लोरीन के कितने एटम्स हैं? 5 हैं। बचा कौन? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं O की। तो O के यहाँ पे कितने एटम्स हैं? LHS में केवल 1 ही है। RHS में कितने हैं? RHS में हम बोल रहे हैं कि 4 है, देखो ना, O4। तो क्या करेंगे? यहाँ पे कोफिशिएंट लगा देंगे हम 4 का। अब बात आती है किसकी? हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे कितने एटम्स है? 4 2 8। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? यहाँ से आ जाएंगे हाइड्रोजन के 3 एटम्स, और यहाँ से आ जाएंगे 5, यानी कि यहाँ भी हो गए H के 8 एटम्स, है ना भाई। H3PO4 में H के कितने एटम्स है? 3, और 5 HCl में कितने हैं? 5। तो 3 + 5 कितना हो जाता है? 8, यानी कि LHS में भी H के 8 एटम्स और RHS में भी H के 8 एटम्स, यानी कि हाइड्रोजन के एटम्स क्या हो गए? अपनी केमिकल इक्वेशन में बैलेंस हो गए हैं, यानी कि हमारी पूरी की पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है। हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और क्लोरीन सभी के एटम्स बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। चलो जल्दी से अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन के ऊपर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास इसके पहले वाली कौन सी नंबर की थी? 15 नंबर की थी ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं 16th नंबर की इक्वेशन की, जिसमें हम बोल रहे हैं कि हमारे पास है C2H, कितना लिखा हुआ है ये? 6O प्लस, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस हम बोलते हैं कि पानी बनेगा, ठीक है। क्या करेंगे? जल्दी से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। कार्बन के कितने एटम्स? यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने हैं? 1 ही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं? 2 लिख देते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं O के एटम्स की। तो यहाँ पे कितने हैं? 1, यहाँ पे कितना है? 2, तो हो गया यहाँ पे 3। यहाँ पे कितने? 2 2 4, और यहाँ पे कितना हो गया? 1, यानी कि 5। यानी कि ऑक्सीजन में LHS में O के कितने एटम्स हैं? 3, और यहाँ पे कितने हैं? 5। अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स को क्या करें? 5 कर दें। मुश्किल है ना। इक्वेशन क्या हो जाएगी? थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी। क्या करेंगे? शॉर्टकट करेंगे। शॉर्ट मेथड में क्या होगा भाई? कोफिशिएंट हम लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? सबसे पहले अच्छा सा कलर ले लेते हैं, चलो ये वाला ले लिया हमने। यहाँ पे लिखेंगे हम A, यहाँ पे लिखेंगे हम B, यहाँ पे लिखेंगे हम C, और यहाँ पे लिखेंगे हम D, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? कार्बन की। तो कार्बन के एटम्स कितने हैं LHS में? 2A के बराबर हैं, जो कि किसके बराबर हो जाएंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन RHS कितने हैं? तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि C हैं, ठीक है। फिर बचा कौन? हाइड्रोजन। H के कितने एटम्स हैं LHS में? 6A। कितने हैं? 6A हैं, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ H एटम्स इन RHS, ये कितना हो जाएगा? 2D। फिर इसके बाद में ऑक्सीजन के एटम्स, ये कितने हो जाएंगे? देखो यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे है 1 A, प्लस यहाँ पे हम बोल रहे हैं कितने होंगे? 2B। कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 2B, है ना भाई। यहाँ पे C2H6O में O के कितने एटम्स हैं? A ही है, प्लस O2 में कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के? तो 6, यहाँ पे कितने हैं? 2, और 2 × B, यानी कि 2B इज इक्वल्स टू RHS में आपको कितने O के एटम्स दिखाई दे रहे हैं? 2C, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा? D। कितना आ जाएगा? D। तो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। अब एक ऐसा कोफिशिएंट जो कि हर एक इक्वेशन में आ रहा है, और वो कौन है? A। तो लेट A इज इक्वल्स टू 1। A को हम क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। तो अगर A 1 है, तो जहाँ जहाँ A दिखाई दे रहा है वहाँ क्या लिख दो? 1 लिख दो। तो C कितना हो जाएगा? C हो जाएगा 2। तो A 1 है, तो C कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद में सेकेंड इक्वेशन में जहाँ जहाँ A दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्या लिख दो? आप 1 लिख दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 इज इक्वल टू 2D, यानी कि D कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। 2 3 जा कितना होता है? 6, तो D हो जाएगा 3। तो C हो गया 2, D हो गया 3, A हो गया 1। अब बचा कौन? B। कैसे निकालेंगे? जहाँ जहाँ आपको, अब आपको A की वैल्यू पता है, C की पता है, D की पता है, तो B की वैल्यू निकालो। A की कितनी है? 1 है, प्लस 2B। C की कितनी आई है? C की आई है यहाँ पे 2, और D की कितनी आई है? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 2B इज इक्वल्स टू 2 2 जा कितना होता है? 4 + 3,
कितना हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 7, ये वाला 1 चला जाएगा उधर तो कितना हो जाएगा माइनस, तो 2b इज इक्वल टू 6, तो b कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो a आ गया 1, b आ गया 3, c आ गया 2, d आ गया 3। क्या करेंगे, जल्दी से जो जो कोफिशिएंट दिख रहे हैं आपको जल्दी से इक्वेशन में रख दो। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1, तो ये हो जाएगा C2H6O, प्लस b की जगह पे क्या लिखोगे 3 लिख दोगे, तो ये हो जाएगा 3O2 विच गिव्स, c की जगह पे क्या लिखोगे 2CO2, प्लस d की जगह पे क्या लिखोगे 3 लिख दोगे, तो 3H2O। तो ये हो गई क्या हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस। कितना टाइम लगा, बहुत कम टाइम लगा। कैसे, शॉर्ट ट्रिक से। बस इक्वेशन बनानी आपको आनी चाहिए। ध्यान दे देना कि किस किस एटम, मतलब कहाँ कहाँ कौन कौन से एटम्स हैं, ठीक है ना। जैसे कि कार्बन के एटम्स यहाँ पे कितने हैं 2a हैं, RH में कितने हैं केवल c हैं, H के कितने एटम्स हैं, यहाँ से आ जाएगा कितना 6a, और RHS में कितने हो जाएंगे 2d हो जाएंगे। अगर हम ऑक्सीजन के एटम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2c प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा d। बाकी एक ऐसा कोफिशिएंट जो कि मैक्सिमम इक्वेशन में आ रहा है उसको 1 मान लो, और a b c d जो भी है e तक अगर है तो e तक की जो है ना वैल्यू निकालो, और जो भी कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ रही है उनको इक्वेशन में आप रख दो, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो हमने टोटल अभी तक कितनी इक्वेशंस कर ली हैं, 16 इक्वेशंस हम कर चुके हैं। अब आगे की जो इक्वेशंस होंगी वो मैं आपको देने वाली हूँ होमवर्क, यहाँ पे मैं आपको शो कर दूंगी, ठीक है ना, लिख दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसका आप होमवर्क करना, ठीक है। और उसका जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में बताना, हम चेक करेंगे कि आंसर आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप इक्वेशंस को बैलेंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा। चलो अब हम बढ़ जाते हैं आगे, और आगे सबसे पहले अभी मैं आपको 2 इक्वेशन, ये कौन से नंबर की थी, 7 नंबर की थी ना, ठीक है। तो 2 इक्वेशन और मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, इसके बाद में 2 या 3 इक्वेशन मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगी, वो आप कर लेना, ठीक है। 17th नंबर की इक्वेशन क्या है, जैसे कि मैंने बोला था कि हम धीरे धीरे अपने इक्वेशंस का लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन है अपने पास, हमारे पास है एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या है हमारे पास, एल्यूमिनियम सल्फेट है, जो कि रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और रिएक्शन के बाद में क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, प्लस हम बोल रहे हैं कि कैल्शियम सल्फेट बन रहा है, ठीक है। चलो तो होगा क्या, बेसिकली यहाँ पे आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाई दे रही होगी, है ना। कैल्शियम को जैसे ही दिखा कौन, एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम, उसका हो गया दिमाग खराब, उसने बोला कि भाई हम तो आपसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं भाई, जो हमारी केमिकल जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है उसमें कैल्शियम जो है एल्यूमिनियम के पहले आता है ना। क्या था, कड़कनाथ का मग एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम के ऊपर कौन आ रहा है, कैल्शियम, यानी कि एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कैल्शियम जाकर के एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम को जाकर धक्का मार देगा और खुद उसकी जगह पे जाकर के बैठ जाएगा। बदले में एल्यूमिनियम क्या करेगा, कैल्शियम अपनी जगह छोड़ करके आया था ना अपने कंपाउंड में हाइड्रोक्साइड में, तो एल्यूमिनियम जाएगा और कैल्शियम की जगह पे जाकर के बैठ जाएगा। यानी कि हुआ क्या, दोनों ही कंपाउंड्स के जो 2 आयंस थे उन दोनों ही आयंस ने एक दूसरे की पोजीशन क्या कर ली, इंटरचेंज कर ली। कैल्शियम आ गया एल्यूमिनियम की जगह, एल्यूमिनियम आ गया कैल्शियम की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब या तो ये सवाल आ सकता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड ऑल्सो बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब बचा क्या, बैलेंस करना। तो कैसे बैलेंस कर सकते हैं, काफ़ी बड़ी सी इक्वेशन दिख रही है, चलो एक काम करते हैं ना, इसको हम अपनी शॉर्ट ट्रिक से बैलेंस कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट लगा दिया यहाँ पे हमने a, यहाँ पे लगा दिया b, यहाँ पे लगा दिया c, और यहाँ पे लगा दिया हमने d, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एल्यूमिनियम के एटम्स को, कितने हो जाएंगे यहाँ पे RHS में 2 हो जाएंगे ना, कितना 2a हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे RHS की, तो RHS में एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं, केवल एक ही है यानी कि C है, ठीक है। फिर इसके बाद में हुआ क्या, सल्फर की कितने एटम्स है LHS में, ये कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा, है ना। और अगर हम बात करेंगे RHS की, तो RHS में सल्फर की कितने एटम है, D है। फिर इसके बाद में कौन बचा, ऑक्सीजन, तो O की कितने एटम्स हैं भाई, SO4 होल थ्राइस है, यानी कि 4 3 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो LHS में आप बोल सकते हो कि एल्यूमिनियम सल्फेट से आपको कितने एटम्स मिलेंगे, ऑक्सीजन के 12a मिलेंगे, है ना, 4 3 12a, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी आपको O के एटम्स मिलेंगे, कितने मिलेंगे, तो 2b, कितने बराबर हो जाएगा,
तो RHS में आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से कितने एटम्स मिलेंगे ऑक्सीजन के, तो 3C मिलेंगे, प्लस हम बोलते हैं कि कैल्शियम सल्फेट से भी आपको O के 4D एटम्स मिल जाएंगे। तो एल्यूमिनियम हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब और कौन बचा है हमारे पास, हाइड्रोजन बचा है, ठीक है ना। तो H के एटम्स कैसे निकालेंगे, H के एटम्स यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितने हैं H के एटम्स, यहाँ पे तो हमको मिलेंगे ही नहीं। यहाँ पे कितने हैं 2B हैं, तो LHS में H के एटम्स कितने हो जाएंगे 2B। RHS में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3C, प्लस यहाँ से कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो RHS में एल्यूमिनियम H के कितने एटम्स हैं, H के एटम्स हैं 2B और RHS में कितने हैं 3C हैं, ठीक है। तो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब एक ऐसी इक्वेशन यानी कि एक ऐसा कोफिशिएंट जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वेशंस में आ रहा है, तो मुझे तो कुल मिलाकर के A दिख रहा है। यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, और फोर्थ में नहीं आ रहा है, बस फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में आ रहा है। तो लेट A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या करोगे, जहां जहां A दिखाई दे रहा है वहां वहां 1 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, A की जगह 1, C, तो C कितना हो जाएगा 2, तो A 1 है और C कितना है 2 है। सिमिलरली अगर A अपना कितना है 1 है, तो D कितना हो जाएगा, D हो जाएगा अपना 3, ठीक है। तो अगर A 1 है, C हो जाएगा 2 और 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा अपना, मतलब D हो जाएगा अपना 3, ठीक है। फिर इसके बाद में जब आपके पास A आ गया है, आपके पास B आ गया है, आपके पास B नहीं आया अभी, है ना, आपके पास A आ चुका है, आपके पास C आ चुका है और आपके पास D आ चुका है, तो क्या आप इस इक्वेशन से B निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A की जगह रख देंगे 1, B की हमको वैल्यू पता नहीं है, C की जगह पे हम क्या रख देंगे, C की जगह हम रख देंगे 2 और D की जगह पे हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12 प्लस 2B इज इक्वल टू 3 2 6 प्लस 4 3 12, तो ये वाला 12 इससे चला जाएगा, B कितना हो जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3। तो A आ गया अपना 1, B आ गया 3, C आ गया 2 और D आ गया 3। अब क्या करेंगे, जल्दी से जो जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम रख देंगे। तो A की जगह पे हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, B की जगह पे क्या रखेंगे हम 3 रख देंगे, और C की जगह पे हम क्या रखेंगे 2 और D की जगह पे हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे। चेक कर लेते हैं क्या हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो हाँ जी, हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो बिल्कुल हो चुकी है बैलेंस, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप कैसे बैलेंस कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से। देखने में ऐसा लगता है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार अगर आपका फ्लो बन जाता है ना, आपको पता है कि कैसे इक्वेशन बनेगी, कैसे आप कोफिशिएंट को चूज़ करोगे कि किसको आपको 1 मानना है, बहुत आसानी से ये ट्रिक लग जाती है, ठीक है। चलो अब जल्दी से हम आ जाते हैं अपने 18th नंबर की इक्वेशन पे। 18th नंबर की इक्वेशन क्या है, हमारे पास है KClO3, जो कि क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है किसमें, KClO4 में, प्लस हम बोलते हैं कि KCl में, ठीक है। क्या करेंगे, इसको भी हम अपने शॉर्ट ट्रिक से ही जो है ना वो कर लेते हैं बैलेंस। तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये कितना हो जाएगा C हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पोटेशियम के एटम्स कैलकुलेट करेंगे। K के कितने एटम्स हो जाएंगे, LHS में A हो जाएगा, RHS में कितना हो जाएगा B प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा C, ठीक है। फिर हुआ क्लोरीन, क्लोरीन के एटम्स कितने हो जाएंगे अपने LHS में A के बराबर हो जाएंगे, और RHS में कितने हो जाएंगे, RHS में B प्लस यहाँ से भी C। फिर इसके बाद में O के एटम्स कितने हो जाएंगे LHS में 3A इज इक्वल्स टू RHS में कितने हो जाएंगे 4B, ठीक है। अब एक ऐसा कोफिशिएंट जो कि हर जगह आ रहा है, तो A को ले लेते हैं हम, ठीक है ना। A एक ऐसा कोफिशिएंट है जो कि हर जगह आ रहा है, वैसे तो B भी आ रहा है, लेकिन लेट A इज इक्वल्स टू कितना हम ले लेते हैं 1। अब जहाँ जहाँ आपको A दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ 1 रख दो, तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया, कितना हो जाएगा 4B, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा B इज इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। B की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, कब आई, जब आपने A को क्या रखा 1 रखा। अब आपके पास A है B है, तो आप C भी निकाल सकते हो। A कितना है 1, B कितना है 3/4 इज इक्वल प्लस C, तो C कितना हो जाएगा, C हो जाएगा 1 माइनस 3/4, ये कितना हो जाएगा 4, ऊपर गया 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/4। तो C की वैल्यू कितनी आ गई, C की वैल्यू आ गई 1/4। अब A की वैल्यू आपको पता है 1, B की पता है 3/4 और C की भी पता है आपको 1/4। क्या करोगे, रख दोगे बस जगह, A की जगह रख दोगे 1, B की जगह रख दोगे कितना 3/4 और B की जगह पे क्या C की जगह पे क्या रखोगे 1/4। अब हम सबको पता है कि फ्रैक्शन में तो हम करने नहीं वाले, तो क्या करेंगे, पूरी की पूरी इस केमिकल इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4KClO3, जो कि हमें क्या देगा
इसका जो 4 है वो इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना 3KClO4, ठीक है। प्लस हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसका 4 इससे 4 इस वाले 4 से चला जाएगा, तो बचेगा कितना KCl। तो ये हो गई क्या हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस, 4KClO3 विच गिव्स थ्राइस ऑफ KClO4 प्लस हम बोलते हैं कि KCl। आई आपको बात समझ में? चलो एक काम करते हैं, अब इतनी सारी केमिकल इक्वेशंस मैंने आपको बता दी ना बैलेंस करके, अब 2 इक्वेशन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, वो आप जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताना कि आंसर आपका आया है या नहीं आया है, या जो भी आया है वो बता देना, ठीक है। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास H2SO4 प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि क्या देता है H2S प्लस आयोडीन प्लस हम बोलते हैं कि H2O, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन आपके होमवर्क के लिए। और सेकेंड इक्वेशन कौन सी है होमवर्क के लिए आपके पास, Ca3PO4 होल ट्वाइस प्लस SiO2 विच गिव्स P4O10 प्लस CaSiO3, ठीक है। तो ये केमिकल इक्वेशंस हैं 2 जो कि आपके लिए होमवर्क है। भाई हमने आज टोटल 18 इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा है, तो 2 इक्वेशन और सॉल्व कर लोगे, यानी कि आज की सेशन में आप टोटल 20 इक्वेशंस को बैलेंस करना आपको आ जाएगा, ठीक है। चलो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 5 4 3 2 एंड 1। जिसने नहीं लिया है वो एक बार वीडियो को पॉज कर लेना और इसके बाद में ले लेना, ठीक है। चलो अब जल्दी से आ जाते हैं हम अपने आगे के सवालों को देखते हैं कि क्या क्या आज हमको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारे पास, इसमें क्या हो रहा है कि जिंक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन के साथ और क्या बना रहा है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम सबको पता है कि भाई ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हुआ क्या, पहले ऑक्सीजन जिंक के साथ क्या था, जुड़ा हुआ था, इसके बाद में वो कार्बन के साथ जाकर के चिपक गया, तो कार्बन का यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, और जिंक से जो कि ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका मतलब जिंक क्या हो रहा है, जिंक इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, हमारे पास सोडियम है जो कि रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड ही बनाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन में पूछा है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो बड़ा आसान सा सवाल है ये। सोडियम में जो कि आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन आकर के चिपक रहा है, तो सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और O2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3 की, कॉपर ऑक्साइड है जो कि रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, तो क्या बनेगा, कॉपर बन जाएगा प्लस हम बोलते हैं कि पानी बन जाएगा। तो क्लियरली दिख रहा है कि कॉपर ऑक्साइड के साथ, या बोल सकते हो कि पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, लेकिन बाद में जो है कॉपर से ऑक्सीजन हट गई, यानी कि कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और हाइड्रोजन के साथ आप बोल सकते हो कि पहले ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ था, बाद में आकर के H2 के साथ O जुड़ गया, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है किसमें, कॉपर में, ठीक है। तो आसान था ये सवाल। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। Which type of reactions are represented by the following equations, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, मिलके क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि भाई इनिशियली हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स थे, दोनों के कॉम्बिनेशन से एक तीसरा नया सब्सटेंस बन गया है ना, और कितना बना है, एक ही बना है। रिएक्टेंट्स कितने थे, 2 थे, इनके कॉम्बिनेशन से एक प्रोडक्ट बना है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। तो किस टाइप की रिएक्शन होगी, ये कॉम्बिनेशन टाइप की रिएक्शन होगी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सेकेंड इक्वेशन, मैग्नीशियम है, कॉपर सल्फेट है, बना क्या, मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर। अलग ही दिखाई दे रहा है कि भाई कॉपर जो है पहले सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन मैग्नीशियम के आते ही कॉपर बेचारा क्या हो गया, बेघर हो गया, और मैग्नीशियम आकर के सल्फेट के साथ मैग्नीशियम सल्फेट बना लेता है, यानी कि यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों भाई, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है ना कॉपर से, तो वो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में जाकर के कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, खुद उसकी जगह पे जाकर के बैठ जाएगा और कॉपर हो जाएगा बेघर, ठीक है। तो कौन सी डिस्प्लेसमेंट होगी, सिंगल वाली होगी, है ना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी लेना कि इट इज़ अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन कौन सी वाली, सिंगल वाली, है ना, क्योंकि आप देख सकते हो कि कॉपर जो है अब अकेला हो गया है, वो किसी के साथ जाकर के कंबाइन नहीं हुआ है,
चलो, फिर इसके बाद में ऑप्शन नंबर सी मीथेन। अरे तो वही वाली इक्वेशन है जो कि हमने सबसे पहले क्या करी थी, बैलेंस करी थी। चलो देखो यहाँ पे मीथेन है जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना रहा है। तो ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्लियरली आप बोल सकते हो कि एक कंबशन रिएक्शन है, जहाँ ऑक्सीजन किसी से जाकर के जुड़े, समझ लो वहाँ पे क्या हो रहा है, आग लग रही है, यानी कि कंबशन हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि NH4NO2 क्या कर रहा है, ब्रेक हो रहा है किसमें, N2 में और पानी में। ब्रेक होने का मतलब क्या है, डिकम्पोज होना। डिकम्पोज होने का मतलब क्या है कि ये है एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको बस इतना ही पूछा गया था कि आप रिएक्शन का टाइप पहचानो, तो हमने चारों ही इक्वेशंस को, चारों ही रिएक्शंस को हमने डिस्कस कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एल्यूमिनियम इज अ रिएक्टिव मेटल बट इज स्टिल यूज्ड फॉर पैकिंग फूड आर्टिकल्स, वाई। भाई एल्यूमिनियम की जो फॉइल्स हैं वो हम सबको पता है ना, सिल्वर कलर की होती है और खाने को रैप करने के लिए यूज़ की जाती है, जिससे कि खाना क्या रहे, थोड़ा सा गर्म रहे। तो सवाल ये है कि एल्यूमिनियम एक रिएक्टिव मेटल है। आप एल्यूमिनियम की जगह ये नहीं बोल सकते हो कि जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। तो एल्यूमिनियम जो है ना, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम की जैसा लेस रिएक्टिव मेटल नहीं है, एल्यूमिनियम इज अ रिएक्टिव मेटल। तो फिर भी क्यों हम खाने को रैप करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल्स का यूज़ करते हैं, वो इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल की टेंडेंसी होती है कि जैसे ही एल्यूमिनियम मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो सरफेस पे क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। और ये जो लेयर बनती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ये फर्दर जो डीपर एल्यूमिनियम मेटल है ना, उसके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है। जैसे कि हुआ क्या, ये क्या है, आपके पास एल्यूमिनियम की एक फॉइल है ना, थोड़ा सा मैंने मोटा बना दिया ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे। अब क्या हुआ, यहाँ पे हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन आया। अब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, सरफेस पे जो एल्यूमिनियम के एटम्स होंगे वो क्या बना लेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेंगे। ठीक है, तो सरफेस पे हम बोलते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्या बन गई है, एक लेयर बन गई है। अब ये जो लेयर बनी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ये क्या करेगी, नीचे यहाँ पे जो एल्यूमिनियम के एटम्स होंगे ना, उनका ऑक्सीडेशन क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी। ठीक है, तो आंसर क्या है, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द एल्यूमिनियम मेटल इन द एक्टिविटी, नहीं इसको रिएक्टिविटी कर लेना, ठीक है ना, रिएक्टिविटी सीरीज, it seems to be quite reactive. However, it is not so reactive. Actually, when the metal is kept in air or oxygen for some time, it is covered into its oxide called aluminium oxide, Al2O3. This gets deposited as the surface of the metal as a thin coating. इसको add कर देना, ठीक है ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या हो जाता है, गेट्स डिपॉजिटेड एट द सरफेस ऑफ द मेटल एज अ थिन कोटिंग. इट इज रादर पैसिव, which means that it is not reactive. Therefore, the metal is used for packing food articles which do not get spoiled under the foil. ठीक है, बेसिकली हम अपने खाने को फॉइल के अंदर रैप करके रखते हैं ताकि वो गर्म रहे, है ना, और किसी भी तरह का जो है ना उसमें डिटोरिएशन ना हो, वो ख़राब ना हो खाना जल्दी से। क्योंकि अगर मैं बात करूँ गर्मियों के मौसम की, तो गर्मियों में तो बहुत जल्दी खाना ख़राब हो जाता है ना। ठंड के टाइम पे क्या होता है कि मौसम थोड़ा सा ठंडा रहता है तो इतना जल्दी ख़राब होता नहीं है, लेकिन गर्मियों के मौसम में खाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। दिन का अगर बनाया हुआ खाना है और अगर आपने उसको फ्रिज में नहीं रखा है तो वो रात तक हो जाता है ख़राब। लेकिन हाँ, एल्यूमिनियम फॉइल में अगर आप रैप करके रखोगे तो होता क्या है कि एल्यूमिनियम, ऐसा नहीं कि एल्यूमिनियम जो है ना सोडियम और पोटेशियम की तरह बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन हाँ गोल्ड प्लेटिनम की जैसा भी अनरिएक्टिव या लेस रिएक्टिव नहीं है, बीच बीच का ये होता है। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी जो कि क्या होती है ना, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग टाइप की होती है और फर्दर एल्यूमिनियम के एटम्स के ऑक्सीडेशन को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। तो जिससे क्या होता है, अंदर का जो खाना होता है ना वो कई हद तक एल्यूमिनियम फॉइल में क्या रहता है, सेफ रहता है। ठीक है, चलो अब जल्दी से आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। what are neutralization reactions, why are they so named, give one example। जैसे कि हम सभी को पता है कि एसिड्स और बेसिस क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, कैंसिल आउट करता है। एसिड क्या करेगा, पलट के बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस डिसॉल्व्ड इन वाटर। फॉर एग्जांपल,
क्योंकि एग्जाम्पल भी पूछा गया है हमसे सवाल में। तो हमारे पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है, एक बेस है, और हमारे पास क्या है, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, जो कि आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस हम बोलते हैं कि पानी। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम बोलते हैं कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है प्लस पानी बनता है। तो ये क्या है, KNO3, ये एक सॉल्ट है, और फिर H2 तो पानी है ही। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वाई इज कंबशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। भाई जब भी, मैंने आपको पहले भी चीज़ बताई है कि जब भी बात आए किसकी कंबशन की, कि मैग्नीशियम रिबन है उसका कंबशन हो रहा है, एक हाइड्रोकार्बन है उसका कंबशन हो रहा है, इसका मतलब क्या कि जहाँ कंबशन हो रहा है वहाँ पे समझ लो कौन है, ऑक्सीजन है, और जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ पे समझ लो क्या हो रहा है, आग तो लगी रही है। तो सवाल ये है कि हम कंबशन रिएक्शन को हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि भाई वहाँ पे कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन लेके क्या करती है, जाकर के चिपक जाती है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही तो हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। आपके पास क्या था, आपके पास हाइड्रोकार्बन था मीथेन, अब क्या हुआ, इसका कंबशन हुआ, यानी कि कौन आ गया, O2 आ गई। O2 क्या करेगी, जाकर के इससे चिपक जाएगी, है ना, कार्बन से जाके चिपक जाएगी और क्या बना लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगी। सिमिलरली आपके पास मैग्नीशियम रिबन है, तो मैग्नीशियम रिबन है आपके पास, उसका क्या हुआ, कंबशन हुआ, तो क्या हुआ, O2 गई और उसके ऊपर जाकर के चिपक गई, तो क्या बन गया, हम बोलते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो कंबशन में हमेशा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और जहाँ ऑक्सीजन होगी वहाँ समझ लो क्या हो रहा है, आग लग रही है, कंबशन हो रहा है, और ऑक्सीजन क्या करती है, जाकर के चिपक जाती है। तो एडिशन या चिपकना ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, तो combustion reaction is an oxidation reaction because it is always carried in the presence of air or oxygen. For example, मीथेन का यहाँ पे combustion दे दिया गया है। How will you test whether the gas evolved in a reaction is hydrogen? तो इसका भी मैंने आपको टेस्ट बताया था। एक टेस्ट हमने पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड का, और दूसरा टेस्ट हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन का। आपके पास सपोज एक टेस्ट ट्यूब में आपने कुछ जो है ना एक्सपेरिमेंट किया है, और आपने बोला कि भैया इस टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ है, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। तो आप कैसे इस बात को प्रूव करोगे कि आपने जो भी रिएक्शन करी है, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है, उससे H2 गैस इवॉल्व हुई है। तो जो आपकी टेस्ट ट्यूब होगी, जिसके माउथ से जो है हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी, उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास आप क्या करोगे, एक जलती हुई मैच स्टिक लेकर के आओगे। जैसे ही मैच स्टिक आप लेकर के आओगे टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास, तो जो गैस निकल रही होगी वो क्या होगी, आग पकड़ लेगी। ठीक है, आग तो पकड़ेगी ही, साथ ही साथ हम बोलते हैं कि एक पट्ट की आवाज़ आएगी, जिसको हम कहते हैं क्या, एक पॉप साउंड या पॉपिंग साउंड। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस की टेंडेंसी होती है कि वो क्या करने लगती है, जलने लगती है। जैसे ही आप उसके पास एक मैच स्टिक लेकर के आओगे, बर्निंग मैच स्टिक, प्लस जलेगी तो कैसे, एक पॉप साउंड के साथ जलेगी, एक पट्ट की आवाज़ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हालांकि ये करना नहीं है आपको, बस टेस्ट आपको पता होना चाहिए, करने मत बैठ जाना। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक क्लोज टू द माउथ ऑफ द ट्यूब फ्रॉम विच हाइड्रोजन गैस escapes. The gas will immediately catch fire and this will be accompanied by a pop sound. ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, why does not silver evolve hydrogen on reacting with dilute sulfuric acid? बड़ा आसान सा सवाल है भाई, कि हमारा जो सिल्वर होता है ना, वो एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो सिल्वर इज अ less reactive metal in the sense that it occupies a place below hydrogen in the reactivity series. Therefore, it does not evolve hydrogen gas on reacting with either dilute sulfuric acid or with dilute hydrochloric acid. Less reactive है ना, तो अगर dilute HCl या H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो as such हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं कर पाता है। फिर इसके बाद में क्या है, राइट द केमिकल इक्वेशन इन द बैलेंस फॉर्म। ये एक इक्वेशन दी गई है जहाँ पे आयरन जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और इसको जो है बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप कर सकते हो उसको बैलेंस। अभी हमने इतनी सारी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया है, तो लगे हाथ इसको भी कर लेना। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द इक्वेशन गिवन बिलो। एक इक्वेशन यहाँ पे दी गई है, इसको आपको बताना है कि कौन से टाइप की है। तो आपके पास सोडियम सल्फेट है, वो रिएक्ट कर रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, प्लस हम बोलते हैं कि NaCl बन जाएगा। तो क्लियरली दिख रहा है भाई कि बेरियम क्या कर रहा है, सोडियम सल्फेट में जाकर के सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है और खुद उसकी जगह पे आकर के बैठ जा रहा है और बेरियम सल्फेट बना रहा है। क्या सोडियम अकेला पड़ गया, नहीं, बेरियम अपने कंपाउंड से गया था ना, तो सोडियम क्या करेगा, बेरियम की जगह को जाकर के ऑक्यूपाई कर लेगा और क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड बना लेगा। ठीक है,
तो ये क्या हुआ, ये हम बोलते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। ना सिर्फ बेरियम ने सोडियम को जाकर के डिस्प्लेस किया है, बल्कि सोडियम ने भी बेरियम की जगह को ऑक्यूपाई कर लिया है और कंपाउंड बना लिया है। तो ये क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन सी क्या है, थर्ड पार्ट क्या है इस सवाल का, यू कुड हैव नोटेड दैट व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ चाइना डिश द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर गेट्स कोटेड विद ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस। व्हाई इज द ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस फॉर्म्ड। अगेन क्या बात हो रही है यहाँ पे, कॉपर पाउडर को हीट करने की बात हो रही है, यानी कि कॉपर पाउडर का आप रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और जहाँ ऑक्सीजन आए समझ लो वहाँ पे क्या बनेगा, भाई कॉपर क्या है, एक मेटल है, और अगर आप उसको क्या करोगे O2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड तो बनेगा ना, मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म हुआ है वो क्या है, मेटल ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। और राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन गिवन है। सबसे पहले तो आपके सामने ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी गई है, इसके बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे कि हमने अभी डिस्कस करी थी, और ऑप्शन सी क्या है, द ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। ब्लैक सब्सटेंस बना क्यों, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, भाई ऑक्सीजन जाकर के कॉपर में चिपक गई और कॉपर ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। ब्लैक सब्सटेंस क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, या आप इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, CO, और इसकी केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, इनफैक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन ट्वाइस ऑफ कॉपर प्लस O2, जो कि क्या दे रहा है, ट्वाइस ऑफ कॉपर ऑक्साइड। सॉर्टेड। चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रिडिक्ट द रिएक्शन इन एनी बिटवीन जिंक और सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, उसमें आप क्या डाल रहे हो, जिंक डाल रहे हो, रिएक्शन होगी, बिल्कुल होगी। क्यों, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो क्या करेगा, जाकर के उसको डिस्प्लेस कर देगा और जिंक नाइट्रेट बना लेगा। ऑप्शन सी क्या है, मैग्नीशियम एंड आयरन क्लोराइड। तो क्या कोई रिएक्शन होगी, बिल्कुल होगी। मैग्नीशियम क्या करेगा, आयरन क्लोराइड में जाकर के आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि मैग्नीशियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और आयरन हो जाएगा घर से बेघर। ऑप्शन सी क्या है, कॉपर एंड मैग्नीशियम सल्फेट। तो आपके पास कॉपर है और आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट है, तो क्या कॉपर मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर नीचे आता है मैग्नीशियम के, कॉपर हाइड्रोजन के भी नीचे आता है, तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, जिसके कारण कॉपर मैग्नीशियम को उसके सल्फेट से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। राइट द इक्वेशंस विद इट्स फिजिकल फॉर्म्स सिंबल्स फॉर द रिएक्शन। तो इसकी जो इक्वेशंस हैं वो कुछ इस तरीके से लिखी गई हैं, ठीक है ना। जिंक की बता दी सिल्वर नाइट्रेट के साथ, मैग्नीशियम की बता दी आयरन क्लोराइड के साथ, कॉपर की बता दी मैग्नीशियम सल्फेट के साथ, और यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे लिखा गया है कि कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। इस सवाल का सेकंड पार्ट क्या है, अ लंप ऑफ एलिमेंट X कैन बी कट बाय अ नाइफ ड्यूरिंग इट्स रिएक्शन विद वाटर, X फ्लोट्स एंड मेल्ट्स, व्हाट इज X, एक्सप्लेन। भाई एक ही देखा जाए तो हम जिस यहाँ पे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो रहा है, नाइफ से इजीली कट हो रहा है, और पानी के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, फ्लोट होता है और उसमें मेल्ट हो जाता है। तो ऐसा तो हमने कहाँ पढ़ा है, ऐसा हमने पढ़ा है मेटल्स और नॉन मेटल्स के चैप्टर में। हमने पढ़ा है किसके बारे में, सोडियम और पोटेशियम के बारे में, कि सोडियम एंड पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होते हैं और उनको आसानी से आप चाकू से क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। पानी के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो सोडियम एंड पोटेशियम क्या होने लगते हैं, सरफेस पे आकर के फ्लोट होने लगते हैं। तो आप आसानी से लिख सकते हो कि X जो एलिमेंट है वो और कोई नहीं, वो है कौन, पोटेशियम, है ना। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन होगा, एक्सप्लेन हाउ आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, स्टेट एनी 3 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स। भाई आयोनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि आयंस के फॉर्मेशन से बने हैं। आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब एटम या तो इलेक्ट्रॉन्स को दे दे या इलेक्ट्रॉन्स को ले ले। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम एक आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, कौन सा वाला, सोडियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 281, फाइन। तो इसकी स्टेबिलिटी तो है नहीं, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, सोडियम का जो एटम है वो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको वो लूज कर देगा, तो उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और वो स्टेबल बन जाएगा, ठीक है।
तो सोडियम का एक एटम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन के एक एटम की, तो ऑक्सीजन के एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है, 2,6, यानी कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो ऑक्सीजन का जो एक एटम है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा ताकि उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए। तो होगा क्या, यहाँ पे हम बोलते हैं कि 2 सोडियम एटम्स आ गए और दोनों सोडियम एटम्स को हमने कैसे लिखा है, उनके एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ लिखा है। फिर इसके बाद में यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक ऑक्सीजन का एटम लिखा है, उसके अलाउंड जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देखो 6 हैं, ठीक है। अब क्या होगा, एक एक सोडियम एटम क्या करेगा, जैसे कि एक सोडियम एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन को, सोडियम हो जाएगा सोडियम आयन कैटायन, और ऑक्सीजन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद वो क्या बन जाएगा, एनायन बनेगा। लेकिन इस एनायन का फॉर्म कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं, और यहाँ पे अभी उसके पास सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद उसके पास केवल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए है। तो क्या होगा, दूसरा वाला जो सोडियम एटम होगा वो भी अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो भी क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा, और उसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन एटम है वो ले लेगा और क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा, O2 नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो यहाँ बन गया सोडियम आयन, यहाँ बन गया आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन एनायन, ठीक है। तो ये बना एक सोडियम कैटायन, ये बना दूसरा सोडियम कैटायन, और ये क्या बन गया, ऑक्सीजन एनायन। तो क्या बन जाएगा, Na2O बन जाएगा। तो ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन है। पूछा गया था ना कि कैसे होता है आयोनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन, वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज पूछी है आयोनिक कंपाउंड्स की। तो ये वाटर सॉल्युबल होते हैं दीज कंपाउंड्स, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, थोड़ा सा हाई होता है। दीज कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सोल्यूशन। ऑब्वियस सी बात है, जब आप इनको पिघला दोगे, जब आप इनका एक्वस सोल्यूशन बनाओगे तो क्या होगा, इनके आयंस फ्री हो जाएंगे, और जैसे ही आयंस फ्री होंगे तो वो क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी हम बोलते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स अपने मॉल्टन या अपने एक्वस फॉर्म में कंडक्ट करवा सकते हैं। सॉर्टेड। चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केमिकल इक्वेशंस को तो हम ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं, तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने वाला, ये हम आगे कभी अपने अपकमिंग सेशन में कर लेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। हमने आज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। मेन हमारा फोकस था केमिकल इक्वेशंस के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को आज के सेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जितनी भी केमिकल इक्वेशंस मैंने आपको करवाई हैं वो तो आपको करना ही है, जो होमवर्क में दिया है वो भी आपको करना है। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।